इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लाइमेट चैप्टर को पार्ट 1 में पढ़ाया था। अब इस चैप्टर में मैं पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और पार्ट 2 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, मैंने नोट्स शॉर्ट में लिखे हैं, बट आप ध्यान से सुनिए, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। सो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, गैसेस, वाटर वेपर, एरोसेल्स। ओके, एरोसोल्स में डस्ट पार्टिकल्स या पीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, पर्टिकुलेट मैटर, वो आप सुने होगे ना डेली में, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ये वो मैटर्स है, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस बहुत है ना, गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, एरोसोल्स प्रेजेंट है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस के बारे में। अब हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ओके, N2 कितना 78%। अब इसका यूज़ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ इनर्ट गैसेस, मीन्स ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर और एज अ यूरिया। ओके, देन इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रेट ऑफ कम्बशन, स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे बिल्डिंग्स या कहीं हम देखेंगे सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, तो उसमें एक्चुअली एम्बेडेड में क्या प्रेजेंट रहता है, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में तो CO2 प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसमें नाइट्रोजन का भी रोल प्ले होता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं O2। O2 में हम डिस्कस करते हैं O2। तो हमारे अर्थ पे O2 जो ऑक्सीजन है कितना प्रेजेंट रहता है, 21% फॉर रेस्पिरेशन, फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज आर्गोन 0.93%, एंड द फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ध्यान देना, कार्बन और आर्गोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में आर्गोन 0.93% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1%, और जो CO2 है हमारा वो है 0.03%। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस फॉर लाइफ, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए CO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस है। ओके, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट CO2, बिकॉज CO2 जब फोटोसिंथेसिस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, जब CO2 रिएक्ट होता है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के साथ। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इट अफेक्ट द ग्रीन हाउस गैसेस एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ। ओके, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है और हीट बजट है, इसको मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे प्रोड्यूस होता है अर्थ पे, और हीट बजट कि हमारे अर्थ पे कितना हीट आता है, कितना एब्जॉर्व होता है और कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक मैं स्पेसिफिक टॉपिक इसको एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, जस्ट ध्यान रखना कि CO2 का जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस में भी देखने को मिलता है और हीट बजट में भी। देन बात करते हैं वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट रहता है, तो अप्रॉक्स 0.2 to 5%, 5% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट रहता है, तो वाटर वेपर। ओके, अब ये वाटर वेपर, एक मिनट, हाँ, हमारे अर्थ जो हम जहाँ रहते हैं सरफेस से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 5 किलोमीटर तक जितना भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका 90%, किसका 90%, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर जो कि मॉइस्चर प्रेजेंट है उसका 90% आपको 5 किलोमीटर के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, अर्थ से 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको 90% दिखेगा, और अर्थ से 2 किलोमीटर के अंदर, मीन्स आप अर्थ से 2 किलोमीटर ऊपर जाओ और उसके अंदर आपको 50% वाटर वेपर दिखेगा, किसका, इस 90% का। क्लियर हो गया, मीन्स मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है वाटर वेपर कितना परसेंट, 5% तक, उसका 90% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 90%, मतलब मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगा, और 2 किलोमीटर के अंदर उस 90% का 50%, ठीक है, मॉइस्चर आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। अच्छा, तो वाटर वेपर का रोल क्या है, तो प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेसिपिटेशन जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, डस्ट, विंड, ये सब। कंडेंसेशन मीन्स जो हमारा वाटर वेपर ऊपर जाता है, कूल होता है, कूल होने के बाद ये आइस फॉर्म करता है, ठीक है, या रेनफॉल करता है। ये प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन, ये भी एक सेपरेट, मतलब थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है
डिफ़िकल्ट है, इसको मैं सेपरेट एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि फॉर द प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, इट डिपेंड ऑन दी मॉइस्चर। अगर एयर में, एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन उतना ही फास्ट एंड उतना ही अच्छा होगा। अगर जिस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन का इशू हो सकता है, वहाँ पे उतने वो फास्ट तरीके से नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आप डेजर्ट में देखते हो, डेजर्ट में मॉइस्चर बहुत ही रेयर होता है, मिलता है, ठीक है, इसके लिए वहाँ प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन का फॉर्मेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आ जाओ, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे आप देखोगे मॉइस्चर हमेशा रहता है, इसके लिए वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन हमेशा आपको प्रॉपर मिलेगा। अच्छा, ये एक मैंने डायग्राम बनाया, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ लैटीट्यूड का, ओके, लैटीट्यूड, हमारा जो अर्थ का लैटीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे, जो मॉइस्चर का प्रेजेंट है वो कम होते जाएगा कि ज़्यादा होते जाएगा, तो ऑब्वियसली कम होते जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि 5 किलोमीटर के अंदर 90% मॉइस्चर, 2 किलोमीटर के अंदर उस 90% का 50% मॉइस्चर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, तो मॉइस्चर का कंटेंट कम होते जाएगा। ऑक्सीजन का जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसके लिए आप देख रहे हो कि जब माउंटेन पे आप ट्रैवलिंग करते हो, माउंटेन पे जब आप जाते हो तो आपको ऑक्सीजन का इशू होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम बहुत सारे जो माउंटेनियर्स है वो एक सिलेंडर बॉक्स लेके जाते हैं, ठीक है, क्यों, ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेवल है वो कम हो जाता है, वहाँ पे उतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ध्यान रखना, एज वी गो अप द कंटेंट और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ओके। अब एक चीज़ है, आप इसको ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, सीज़न एक होता है विंटर सीज़न, एक होता है समर सीज़न, ओके, विंटर सीज़न एंड समर सीज़न। देखिए विंटर सीज़न, ठीक है, अब विंटर है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो ऑब्वियसली इवोपरेशन कम होगा, ठीक है। अब इवोपरेशन कम होगा तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, तो ऑब्वियसली कम रहेगा। अगर मॉइस्चर कम रहेगा तो वो सीज़न ड्राई सीज़न रहेगा कि वेट सीज़न रहेगा, तो जब मॉइस्चर है ही नहीं तो ड्राई सीज़न रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समर में। समर है, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। मॉइस्चर जिसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो सीज़न क्या रहेगा, वेदर वेट या ड्राई, वेट, ओके, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ एरोसोल्स, ओके। मैंने आपको कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया था जो एक्चुअली एरोसोल्स क्या है, ये एक टाइप का सॉलिड पार्टिकल है, ध्यान रखना, ये गैशियस पार्टिकल नहीं है, ये गैस के फॉर्म में नहीं होते, ये सॉलिड के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। क्यों, एरोसोल जब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं तभी ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस सरफेस पे बहुत सारे जो मॉइस्चर जो नीचे से आते हैं ना वो कूल होकर वहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर करके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लाउड्स हमें क्या देता है, रेन। तो एरोसोल्स का इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, जैसे कि स्नोफॉल, रेनफॉल। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जब भी वर्ड प्रेसिपिटेशन आएगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेनफॉल ही होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग जो भी ऊपर जाता है इवोपरेट होके मॉइस्चर और वो कूल होकर नीचे आता है, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो रेनफॉल हो, या कोई जो ओले गिरते हैं ना बर्फ़ में, छोटे छोटे टुकड़े पीस के, वो भी एक टाइप का प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेनफॉल ही होता है, ठीक है, ओके। देन एक मिनट, हाँ एक्चुअली एरोसोल्स का इम्पॉर्टेंट भी है, की रोल भी प्ले करता है, और एरोसोल्स आज के टाइम पे हमारे अर्थ को बहुत बड़ा इशू क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा जो मॉनसून है, जो क्लाइमेट है, रेनफॉल है, फोटोसिंथेसिस पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा मैं एरोसोल्स के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे एरोसोल्स हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में, प्रेसिपिटेशन में, रेनफॉल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे एरोसोल्स की वजह से
बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मेशन है जो उसका स्लो डाउन हो जा रहा है, बहुत कुछ इफेक्ट आ रहा है। मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एरोसोल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एरोसोल्स का एक और एडवांटेज है कि ये अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो स्लो डाउन करके रखता है, ठीक है। कैसे? देखो, हमारे अर्थ में ये सब प्रेजेंट है एरोसोल्स। जब सन का लाइट आएगा तो इस सॉलिड पार्टिकल पे क्या होगा, हीट इफेक्ट करेगा। मीन्स इस पे टकराने के बाद ये क्या हो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, जो हमारे अंदर जो एयर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो हीट ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा वार्म नहीं होंगे, ठीक है। तो एरोसोल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, सन का रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स एब्जॉर्प्शन कम और रिफ्लेक्शन ज़्यादा, और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर हीट नहीं होगा, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो वार्मिंग इफेक्ट उतना प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एरोसोल्स, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन, ये जो सभी टॉपिक मैंने आपको बोले हैं ना, ये सब मैं आपको उस टॉपिक्स में एक्चुअली है क्या क्या मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। और इसमें अगर कोई इशू, कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक में अगर लग रहा है आपको कि ये मैंने मिस कर दिया हूँ, ये होना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।